हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये प्री के क्वेश्चन है 2003 में हुई थी। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले मैंने बना रखी है जिसमें 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ऐसे ही वीडियो की सीरीज चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ पेशवा? पेशवा का कैपिटल कहाँ था? ठीक, तो पेशवा का कैपिटल ऑप्शन दिया हुआ है पुणे, इंदौर, ग्वालियर, बड़ौदा। तो पुणे जो था वो पेशवा का कैपिटल था। पेशवा जो थे वो मराठा एम्पायर को रूल करते थे। ठीक, मराठा एम्पायर वॉज रूल्ड बाय पेशवा। पेशवा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट हुआ करती थी। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, ठीक। इसमें छत्रपति जो हुआ करते थे उनके अंडर में ये सब ऑर्डिनेट पोस्ट थी पेशवा की। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि पेशवा हेड हो गए और जो छत्रपति पोस्ट है वो नॉमिनल हेड रह गया। तो इसका ऑप्शन है पुणे, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज अशोकाज धम्मा पॉलिसी मीन्स? अशोका के धम्मा पॉलिसी का मतलब क्या था? तो धम्मा जो है वो क्या है? सेट ऑफ एडिक्ट था डेट वाज फॉर्म अ पॉलिसी ऑफ द मौर्यन एम्पायर अशोका। और मौर्यन एम्पायर जो अशोक थे उन्होंने एक सेट ऑफ पॉलिसीज बना रखी थी जिसका उन्होंने नाम रखा था धम्मा, जिसमें क्या था कि लोगों को क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, कैसा बिहेव करना है, ये सभी उसमें गाइडलाइंस थी, उसमें तौर तरीके बताए हुए। तो इसमें नॉन वायलेंस टिप्स भी दी हुई थी, मर्सी टिप्स भी दी हुई थी और डोनेशन टिप्स भी दी हुई थी। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स डू नॉट मेक अ फूड चेन? इसमें से कौन सा फूड चेन नहीं बना है? तो फूड चेन क्या होता है? तो सपोज कीजिए कि ये ग्रास है, ठीक है। तो ग्रास को कौन खाया? गॉड खाती है, ठीक है। अब गॉड को कौन खाता है? ह्यूमन खाते हैं, ह्यूमन खाते हैं ना बकरे को। तो क्या हुआ कि वन सब्सटेंस को दूसरा कोई खा लेता है और फिर उसके तीसरा कोई खा लेता है। इस प्रोसेस को, इस चेन को हम कहते हैं फूड चेन। तो क्या सभी में फूड चेन बन रहा है? हमको देखना पड़ेगा। ग्रास, तो ग्रास को लैम्ब, लैम्ब मीन्स क्या होता है? तो भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं, ठीक है। शिप के बच्चे को लैम्ब कहते हैं। तो ग्रास को खाता है, खाता है। क्या टाइगर खाता है लैम्ब को? हाँ खाता है। तो इस केस में भी फूड चेन बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर। फ्लावर को क्या हनी बी खाती है? हाँ हनी बी खाती है। क्या हनी बी को ह्यूमन खाते हैं? जी नहीं, यहाँ ह्यूमन बींग्स हनी बी को नहीं खाते हैं। हम हनी बी को नहीं जबकि हनी को खाते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्नेक। स्नेक को क्या पीकॉक खाता है? हाँ पीकॉक खाता है। पीकॉक को क्या ह्यूमन खाते हैं? हाँ कुछ ह्यूमन खाते हैं पीकॉक। तो यहाँ भी फूड चेन बन रहा है, ठीक। तो यहाँ फूड चेन कहाँ नहीं बन रहा है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में फूड चेन नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज पाइका इन झारखंड? झारखंड में पाइका क्या है? तो पाइका एक डांस फॉर्म है। पाइका क्या है? एक डांस फॉर्म है जो कि ओकेजनली क्या होता है कि जब भी गेस्ट आते हैं उनके वेलकम में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक। तो ये बात भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशंस डज द compilations ऑफ नेशनल इनकम डेटा? नेशनल इनकम डेटा का कॉम्पाइलेशंस कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? क्या आरबीआई करता है इसका? जी नहीं, नहीं करता है। क्या सीएसओ करता है? इसको बाद में देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है क्या? नहीं करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती है क्या? नहीं करती। सीएसओ करती है? हाँ सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक। सीएसओ
एक क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक, ये इंडिया में जितने भी स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करती है और उसके लिए डेटा कलेक्ट करती है। ठीक, तो भूलिएगा नहीं, CSO इज द करेक्ट आंसर। ठीक, CSO का फुल फॉर्म क्या है, द सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ठीक, नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट हीट रेसिस्टेंट मिनरल्स। कौन सा मिनरल है जो कि हाई हीट रेसिस्टेंट है। रेसिस्टेंट मीन्स उसको झेल पा रहा है, मीन्स उसका विरोध कर रहा है बहुत देर तक। तो हाईएस्ट हीट मीन्स बहुत ज़्यादा हीट को रेसिस्ट कौन करता है। आयरन करेगा क्या, नहीं। कॉपर करेगा क्या, नहीं। टिन करेगा क्या, नहीं। फायर क्ले, फायर क्ले आपको पता होगा कि फायर क्ले का यूज़ बहुत होता है हीट रेसिस्टेंट मिनरल के रूप में। जैसे कि आप फर्नांस जानते होंगे, जो चिमनी होती है, चिमनी जो बनती है उसमें फायर क्ले का यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। जो हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है तो उसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये प्रिंसिपल पास्कल प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक, according to this law, whenever pressure is applied on a fluid, it travels uniformly in all the directions. Therefore, when we apply force on a small piston, pressure get created which is transmitted through the fluid to a large piston. क्या होता है कि जब भी आप क्या कीजिएगा, प्रेशर अप्लाई कीजिएगा किसी भी फ्लूइड पे, तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में प्रेशर को बांट देगा। और क्या होगा कि जब भी वो प्रेशर क्रिएट होगा वो ट्रांसमिट होगा फ्लूइड के थ्रू और पिस्टन को क्या करेगा, प्रेशर देगा बहुत बड़े पिस्टन को, और उससे क्या होगा कि पिस्टन ब्रेक लगा देगा। ठीक, तो यही होता है हाइड्रोलिक ब्रेक में। थोड़ा टेक्निकल हो गया मगर समझने की कोशिश कीजिएगा, पास्कल प्रिंसिपल पे फॉलो करता है हाइड्रोलिक ब्रेक है। ठीक है, जितने भी आप JCB ये सब देख रहे होंगे वो सभी हाइड्रोलिक पे ही फंक्शन करते हैं। ठीक, क्रेन भी हाइड्रोलिक पे फंक्शन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज पोर्टजोल। पोर्टजोल किसको कहते हैं। तो पोर्टजोल क्या है कि एक इनफर्टाइल एसिडिक सॉइल को कहते हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है वाइट और ग्रे सब सरफेस से। होता क्या है कि देखिए ये एक सरफेस है, ठीक, ऐसा सरफेस चल रहा है। तो यहाँ सपोज कीजिए कि कोई मिनरल था। ठीक, यहाँ कोई मिनरल था। अब ये मिनरल क्या हुआ कि ड्यू टू लीचिंग ये चला गया नीचे वाले लेयर में। लीचिंग होता है, क्या होता है कि जब पानी के साथ घुल के नीचे चला गया। ठीक, तो ये वाला जो सरफेस है ऊपर वाला, ये कैसा कलर का हो जाएगा, वाइट और ग्रे सब सरफेस हो जाएगा। ये जो सरफेस है वाइट और ग्रे दिखेगा। जबकि जो नीचे वाला जो लेयर है जहाँ जाके मिनरल एक्यूमुलेट हुआ है, जाके जमा हुआ है, वो लोअर जो है वो क्या हो जाएगा, डार्क कलर्ड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डार्क कलर। तो ये जो पोर्टजोल है आपको कहाँ मिल सकता है, क्या रेड सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, कॉनिफर्स फॉरेस्ट सॉइल या डिसूडियस फॉरेस्ट सॉइल। तो ये आपको मिलेगा कॉनिफर्स फॉरेस्ट सॉइल में। कहाँ मिलेगा, कॉनिफर्स फॉरेस्ट सॉइल में। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, विच ट्रीज बार्क हैज कॉर्क। कॉर्क आप जानते होंगे, सपोज कभी इस टाइप का बोतल देखा होगा, ठीक, केमिस्ट्री लैब में जनरली। तो उसको क्या होता है कि एक लकड़ी का ढक्कन से बंद किया जाता है, देखते हैं। तो इस जो ढक्कन से बंद किया गया है उसी को कॉर्क कहते हैं। ठीक, तो कौन सा पेड़ जो है जिससे कि हम कॉर्क को ऑब्टेन करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ही दे दिए हैं गलती से मैंने। ओक ट्री, ओक ट्री जो होता है उससे हम लोग कॉर्क को ऑब्टेन करते हैं।
ऑप्शन दिया हुआ था इसलिए सॉरी। नेक्स्ट, कंप्लीट द नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज को कंप्लीट करना है। पहले नंबर सीरीज को देखिए क्या है, 24, 49, 77। देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है इनके बीच में है। अगर डिफरेंस देखिए, सपोज कीजिए कि इस टाइप का अगर नंबर रहता 2 रहता, उसके बाद डायरेक्ट रहता 40, उसके बाद डायरेक्ट नंबर रहता 160, कुछ इस टाइप का, तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गैप है। पर क्या इनके बीच में गैप है इस टाइप का? जी नहीं, इनके बीच में कोई ऐसा गैप नहीं। 24, 49, 77 मीन्स या तो ये एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कुछ मेथड यूज हो रहा होगा यही। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 49 से 24 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। 77 से अगर हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 28। नेक्स्ट जो नंबर अगर होगा, यहाँ देखिए हो क्या रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे +3, ऐसा करके देखते हैं अगर हो जाए तो ठीक रहेगा। तो इससे 77 से बड़ा 95 और 108 हो रहा है। तो 108 को पहले हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 108 से, सॉरी 108। तो 108 माइनस 77, ये हुआ कितना? 31। क्या इसमें +3 करेंगे तो होगा इतना? यस होगा। ठीक, तो मतलब 108 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, जनरली ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बिना प्रैक्टिस से आपसे नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें अगर आया तो। अभी रिसेंट में आप देखेंगे 2016 का जो 6 JPSC क्वेश्चन है, तो उसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन उतने नहीं दिखेंगे, तो उससे भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले आया करते थे, अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन उतना ज़्यादा। तो फिर भी ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस? कौन सा इसमें केमिकल प्रोसेस नहीं है? तो सबको देखते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है क्या? हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, O2 ऐड हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ H2। हाइड्रोलाइसिस, ये भी केमिकल प्रोसेस है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक, बॉन्डिंग क्या है? केमिकल प्रोसेस नहीं है। बाकी सभी जितने भी हैं वो केमिकल प्रोसेस हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंक यूज्ड इन द प्रिंटिंग शॉप? जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसमें जो इंक यूज़ किया जाता है वो कौन सी इंक है? वो कौन सी इंक यूज़ की जाती है? तो क्या होता है, मीथेन यूज़ किया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि मीथेन, CH4 मीथेन को कहते हैं। मीथेन को क्या किया जाता है? पहले बर्न किया जाता है, जलाया जाता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाया जाता है। तो इतना पे जलाने के बाद जो कार्बन ब्लैक सब्सटेंस निकलता है उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? इंक मैन्युफैक्चर के लिए। और वही इंक से जो प्रिंटिंग मशीन है उसमें छपाई का काम होता है। ठीक, तो इसको भूलिएगा नहीं। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड आर रिलेटेड टू विच रेसेस? अधिकतर जो झारखंड के जो ट्राइब्स हैं वो किस रेस से बिलोंग करते हैं? तो अधिकतर जितने भी रेस हैं झारखंड में ट्राइब के, वो बिलोंग करते हैं प्रोटो एस्ट्रोलॉयड टाइप। किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटो एस्ट्रोलॉयड टाइप। ठीक, ये वर्ड पहली बार रोनाल्ड डिक्सन द्वारा 1923 में उनकी बुक रेशियल हिस्ट्री ऑफ मैन
में यूज़ की गई थी। ये जो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंसेंट हंटर एंड गैदरर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ फ्री ट्रेड जोन, इसमें से कौन सा फ्री ट्रेड जोन है? तो इसमें से जो फ्री ट्रेड जोन है वो कंडाला है। कंडाला कहाँ है? तो ये गुजरात में आपको, कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आपको मिलेगी। तो गुजरात कहाँ होती है? तो पहले ये देखिए, इंडिया का मैप हम एक रफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ है गुजरात, गुजरात यहाँ है और यहीं है कच्छ। ठीक, तो कच्छ में आपको कंडला पोर्ट मिलेगी जो कि एक फ्री ट्रेड जोन है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। Who was the constitutional advisors to the Constituent Assembly? Constituent Assembly का constitutional advisor कौन था? तो सर बी एन राव, सर बी एन राव जो थे वो कौन थे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? तो 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। ठीक, और इसके जो एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो थे सर बी एन राव। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लेज़र? लेज़र का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है? तो लेज़र का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। पहला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, ये फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म तो आपको याद ही करना होगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं यहाँ मैं बता सकता हूँ। ये फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेक्स द एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा? तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट्स। ये कहाँ फॉर्म होते हैं? तो ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस? ये जितने भी इवेंट्स हैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो वेबल प्लान, वेबल प्लान कब आया था? तो ये आया था 1945 में। कब आया था? 1945। सीआर फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालचारी फार्मूला कब आया था? तो 1944 में। कब आया था? 1944 में। इसको राजा जी प्लान भी बोलते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। फिर गांधी जीना टॉक कब हुई थी? तो ये भी 1944 में हुई थी, बट राजा जी प्लान के बाद हुई थी। मीन्स सीआर फार्मूला जब आया था उसी के बेसिस पे ये गांधी जीना टॉक हुई थी। ठीक, तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था? तो सीआर फार्मूला ऑप्शन नंबर 2, तो 2 2 में है। ठीक है, उसके बाद हुआ था गांधी जीना टॉक 4, तो 4 2 में है। ठीक है, उसके बाद कौन आया था? तो वेबल प्लान 1, और उसके लास्ट में क्या हुआ था? तो कैबिनेट मिशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन वाज द खारवार मूवमेंट लॉन्च? तो खारवार मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो खारवार मूवमेंट लॉन्च हुआ था आपको 1868 में। 1868 में हुई थी खारवार मूवमेंट। ठीक, तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सो नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक, कोई भी सही नहीं है। 1968 इज़ द करेक्ट आंसर। ये कौन मूवमेंट मतलब चलवाया था? तो संथाल द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसको लीड कर रहे थे भगीरथ मान जी। ठीक, भगीरथ मान जी इसको लीड कर रहे थे। और खरवार मूवमेंट को सफाहोर मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सफाहोर मूवमेंट लीडरशिप किसकी थी? तो भगीरथ मान जी की, याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।